वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अलग अलग सब्जेक्ट की। ठीक है, लगातार मैं आपको मैथ, हिंदी और संस्कृत और अंग्रेजी की वीडियो भी अपलोड करूँगा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि अन्य छात्रों तक ये पहुँच पाए कि ऑनलाइन माध्यम से आलोक एकेडमी हर सब्जेक्ट की आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट करेगा। एक हफ्ते के अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग हिंदी में वर्णमाला में आगे पढ़ेंगे। वर्णमाला में लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने स्वर और व्यंजन, स्वर व्यंजन के प्रकार, वर्ण के प्रकार, ये सब जाना। और लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा हम लोगों ने स्वर तंत्री और वायु प्रक्षेप की दृष्टि से वर्ण के प्रकार पढ़े थे, जिसमें हमने वायु प्रक्षेप की दृष्टि से आपको वर्ण के दो प्रकार बताए थे, अल्पप्राण और महाप्राण। ठीक, तो आज उसी से आगे हमें अल्पप्राण महाप्राण के बारे में जानना है और घोष और अघोष के बारे में। अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में आप लास्ट क्लासेस में जान चुके थे, लेकिन एक बार फिर से हम थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी। चलो, हिंदी में आपको मैंने वर्णमाला में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से वर्ण के प्रकार बताया था। क्या बताया था? वायु प्रक्षेप की दृष्टि, वायु प्रक्षेप की दृष्टि से, वायु प्रक्षेप की दृष्टि से वर्ण के प्रकार। तो कल लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि वायु प्रक्षेप की दृष्टि से वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? तो दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। कौन कौन से? तो आपने बताया था वायु प्रक्षेप की दृष्टि से सर वर्ण के दो प्रकार जो होते हैं वो होते हैं अल्पप्राण और महाप्राण। जल्दी से एक बार और देख लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? अल्पप्राण हमारे कितने बताए थे? 31। अल्पप्राण कितने होते हैं? 31। और महाप्राण हमारे जो होते हैं वो कितने होते हैं? 15। इनके अंतर्गत आपको वर्णों का याद रखना है कि वर्ण कौन कौन से आते हैं। तो अल्पप्राण ऐसे वर्ण जिनको बोलने में कोई वायु की मात्रा अधिक नहीं लगती है और इनमें हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। कल मैंने बताया था अल्पप्राण के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। अल्पप्राण के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं और सभी स्वर की संख्या कितनी है? 11 है। इसके बाद प्रत्येक वर्ग का जो कावर, चावर, टावर, कावर और पावर बताया था, तो प्रत्येक वर्ग का आपको बताया था पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। तो कल लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा का, गा, अंगा, चा, जा, या, इस तरीके से हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा होगी। तो 5 वर्गों के 3-3 वर्ण लेने पर इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। फिर इसके बाद हमने बताया सभी स्वर में भी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण हो गया है। इसके बाद हमने बताया था अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन है? तो 11 अलावा, जो कि कितने हैं? 4 हैं। और एक आपको बताया था क्या आता है? अनुस्वार आता है। अनुस्वार किसे कहते हैं? तो अंग को हम अनुस्वार कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है? 1 है। तो टोटल संख्या आप देख रहे होंगे 11, 15, 26, 4, 30 और 1 31। तो अल्पप्राण की संख्या कितनी हो गई? 31। महाप्राण की संख्या कितनी है? 15 है। ये क्या है? तो अल्पप्राण अगर सभी स्वर है तो महाप्राण में सभी स्वर नहीं आएंगे। महाप्राण में क्या आते हैं? तो महाप्राण में कल मैंने बताया था प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आता है। और दूसरा चौथा वर्ण मतलब प्रत्येक वर्ग का अगर हम दूसरा और चौथा वर्ण लेंगे तो प्रत्येक वर्ग के दूसरे चौथे वर्ण मिलकर संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। इसके बाद हमने बताया था यहाँ अंतस्थ व्यंजन लेना है, तो यहाँ हमें लेना है उस व्यंजन। और उस व्यंजन कौन होते हैं? शा, शा, शा और हा। उस व्यंजन की संख्या भी कितनी है? 4 है। यहाँ हमने अनुस्वार लिया था और महाप्राण में हमने क्या लिया था? विसर्ग लिया था। और विसर्ग को हमने क्या कहा था? आहा। और इसकी संख्या कितनी है? 1 है। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे इसकी संख्या टोटल कितनी हो गई? 10, 4, 14 और 1 15। तो महाप्राण की संख्या 15। ठीक है, तो कल हम लोग ये डिस्कस कर चुके थे लास्ट वीडियो में कि वायु प्रक्षेप की दृष्टि से वर्ण के प्रकार। एक चीज और, वायु प्रक्षेप को हम एक क्वेश्चन और बना सकते हैं, सांस लेने के आधार पर। श्वास लेने के आधार पर वर्ण के प्रकार बताइए। तो कई बार बीटीसी और बीएड में क्वेश्चन आ गया है कि श्वास लेने के आधार पर वर्ण के कितने प्रकार हैं। तो चाहे वो वायु प्रक्षेप की दृष्टि से वर्ण के प्रकार पूछे या फिर ये पूछे कि श्वास लेने के आधार पर वर्ण के प्रकार कितने हैं, तो आपको 2 बताने हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। ठीक, तो कल हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। आज फिर से हमने आपको एक रिवाइज करवा दिया है। अब फिर से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्वर तंत्री के आधार पर वर्ण के प्रकार देखना है। तो स्वर तंत्री के आधार पर वर्ण के प्रकार,
तो कल हम लोगों ने वायु प्रक्षेप की दृष्टि से वर्ण के प्रकार जाने थे। वायु प्रक्षेप की दृष्टि से वर्ण के प्रकार क्या होते हैं? तो वायु प्रक्षेप की दृष्टि से वर्ण के प्रकार दो होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। उसी प्रकार स्वर तंत्री के आधार पर वर्ण के दो प्रकार हमने कल डिस्कस किए थे। पहला होता है घोष और दूसरा होता है अघोष। ठीक, तो घोष वर्ण और अघोष वर्ण। घोष वर्ण को ही दूसरा नाम सघोष बोलते हैं। तो कुछ लोगों के मन में आ सकता है कि सर घोष नहीं सघोष है, तो दोनों ही एक है, चाहे घोष का हो चाहे सघोष का हो। तो पहला वर्ण का प्रकार है घोष वर्ण या सघोष वर्ण और दूसरा है अघोष वर्ण। क्लियर? अब ये किसके आधार पर है? स्वर तंत्री के आधार पर। अगर ये स्वर तंत्री के आधार पर है तो इनकी परिभाषा भी स्वर तंत्री के आधार पर ही होगी। पहले हम इनकी परिभाषा जानते हैं और फिर इसके बाद हम घोष और अघोष वर्ण के अंतर्गत आने वाले वर्णों की चर्चा करेंगे। कैसे? समझिए। घोष वर्ण क्या होते हैं? तो घोष वर्ण ऐसे वर्ण जिसमें स्वर तंत्री आपस में मिल जाती है। स्वर तंत्रियां आपस में मिल जाती हैं, मतलब वर्णों के उच्चारण करने में हम जिन मतलब जैसे कि दंत, ओष्ठ, इन सब का प्रयोग करते हैं तो वो स्वर तंत्रियां हैं। और स्वर तंत्रियां आपस में क्या हो जाती है? मिल जाती हैं। तो स्वर तंत्री अगर आपस में मिल जाएं तो उन्हें हम कहते हैं घोष वर्ण या सघोष वर्ण। और अघोष वर्ण क्या है? तो ऐसे वर्ण जिनमें या जिनका उच्चारण करने पर स्वर तंत्री आपस में ना मिले, स्वर तंत्री आपस में ना मिले, तो उसे हम क्या कहते हैं? अघोष वर्ण। क्लियर? चलिए अब हम लोग घोष और अघोष वर्ण के बारे में और जानेंगे। घोष वर्ण के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? तो घोष वर्ण के अंतर्गत जिस प्रकार हमने अल्पप्राण और महाप्राण के अंतर्गत आने वाले वर्णों की बात की थी, उसी तरीके से हमें घोष वर्ण और अघोष वर्ण के बारे में बात करनी है। क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि निम्न में से कौन घोष वर्ण है और कौन नहीं है, या घोष लिखा आ जाए या फिर इसको हम सघोष भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सघोष। समझिए, घोष वर्ण के अंतर्गत क्या याद रखना है? तो सबसे पहले आपको घोष वर्ण के अंतर्गत याद रखना है सभी स्वर। जैसे कि अल्पप्राण में सभी स्वर थे, उसी प्रकार घोष वर्ण भी क्या है? सभी स्वर हैं। तो क्वेश्चन आया कि घोष वर्ण के अंतर्गत आने वाले वर्ण बताइए, तो घोष वर्ण के अंतर्गत सबसे पहले क्या आएगा? सभी स्वर आएंगे। दूसरा, सभी स्वर कितने होते हैं? 11। इसके बाद दूसरा याद रखना है कि इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का। अब तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कौन कौन सा? जैसे कि का वर्ग की बात करें तो का वर्ग में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कौन सा होगा? तो तीसरा, चौथा, पांचवा होगा गा, घा और अंगा। उसी प्रकार अगर चा वर्ग की बात करें तो चा में तीसरा वर्ण कौन होगा? तो चा में तीसरा वर्ण होगा जा, झा और इया। उसी प्रकार टा वर्ग में तीसरे की बात करें तो टा वर्ग में क्या होगा? डाडलिया का, डाढ़क्कन और अणा। इसके बाद ता वर्ग की बात करें, ता वर्ग की बात करें तो ता वर्ग में क्या होगा? ता वर्ग में होगा ता नहीं, क्योंकि ता तो प्रथम है, तो यहां पर हमें तीसरा, चौथा, पांचवा लेना है। तो ता में होगा कौन कौन सा? ता, थर्म, दा, धा और ना। ठीक, चलिए। और इसके बाद पा वर्ग में अगर तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण की बात करें तो तीसरा, चौथा, पांचवा इसमें क्या होगा? तो बा, भा और मा। तो ये देख रहे होंगे आप कि का वर्ग के 3, चा वर्ग के 3, टा वर्ग के 3, ता वर्ग के 3 और पा वर्ग के 3, 3 मिलाकर टोटल संख्या कितनी हो गई इनकी? 15। तो हमने कहा कि घोष वर्ण के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है, तो जो कि कितने हो गए? 15 हो गए। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन, इसके बाद अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण में भी आए थे। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? या, रा, ला, वा। ठीक है, ये 4 हैं, या, रा, ला और वा। ये कौन है? अंतस्थ व्यंजन है। ठीक, और इसके बाद लास्ट आता है क्या? आपका अनुस्वार। तो सभी स्वर, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन, और अनुस्वार नहीं आता, इसमें हा आता है। क्या आता है? हा। तो अल्पप्राण और इसमें अंतर क्या है? अल्पप्राण में सभी स्वर आए थे, इसमें भी सभी स्वर हैं। अल्पप्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण था। यहां पहला, तीसरा, पांचवा ना होकर यहां कौन सा है? तीसरा, चौथा और पांचवा। फिर वहां भी अंतस्थ थी, यहां भी अंतस्थ थी, मतलब दो चीजें सेम है, सभी स्वर और अंतस्थ। अल्पप्राण से तुलना कर रहा हूं। क्लियर? देख लीजिए आप लोग, अल्पप्राण में हम लोगों ने यहां अल्पप्राण में अगर हमने देखा था कि सभी स्वर आए थे, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा था, अंतस्थ व्यंजन थे और अनुस्वार थे। तो यहां पर भी सभी स्वर हैं और अंतस्थ हैं। और यहां पर भी आप देख रहे हैं कि घोष में भी
सभी स्वर हैं और अंतस्थ व्यंजन है, तो ये तो सेम है। बट वहां प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा था, यहां प्रत्येक वर्ग का कौन सा है? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 हैं, और यहां पर एक लेना है हा। तो इनकी संख्या आप देख रहे होंगे कि घोष वर्ण की संख्या अल्प प्राण के अनुसार ही है। अल्प प्राण की संख्या भी 31 थी और यहां भी इनकी संख्या 31 ही होगी। कैसे? 11 और 15 26 और 4 30 और 1 31, अर्थात घोष वर्ण की संख्या भी 31 है। तो घोष वर्ण और अघोष वर्ण की संख्या तो नहीं पूछी गई है, लेकिन उसके अंतर्गत आने वाले वर्णों को आपको इस तरीके से याद रखना है। क्लियर? चलिए आगे, अघोष वर्ण क्या है? अब आप अगर घोष वर्ण के अंतर्गत आने वाले वर्णों को याद रखते हैं तो आपको अघोष वर्ण के अंतर्गत आने वाले वर्ण आसानी से याद हो जाएंगे। कैसे? कि घोष वर्ण के अंतर्गत सर जी सभी स्वर आए थे, इसलिए हम अघोष वर्ण के अंतर्गत सभी स्वर नहीं लेंगे। इसके बाद घोष वर्ण के अंतर्गत वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आया था, तो इसमें प्रत्येक वर्ग का, वहां तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण था, तो यहां प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आएगा। कौन सा वर्ण आएगा? पहला और दूसरा। पहला दूसरा कौन कौन से? तो यहां पर का, खा, ठीक है, इस तरीके से तीसरा, चौथा, पांचवा लिया है। किसमें? घोष में। तो अघोष में कौन सा लेना है? पहला और दूसरा। तो दो दो मिलाकर, ये प्रत्येक वर्ग के दो दो वर्ग मिलाकर कितने हो गए? 10। तो 2 पंचे 10। इसके बाद वहां पर अंतस्थ लिए जा चुके थे, तो ध्यान दीजिए, वहां पर अंतस्थ लिए थे तो यहां ऊष्म में लिए जाने चाहिए, लेकिन वहां अंतस्थ तो लिया गया लेकिन साथ में हा भी लिया गया। देखिए लास्ट, यहां पर हम लोगों ने अंतस्थ व्यंजन लिए और साथ में हा ले लिया, मतलब अंतस्थ तो नहीं आएंगे अघोष में, सॉरी हाँ, तो अघोष में अंतस्थ तो लेना नहीं है, अंतस्थ के अलावा हा भी नहीं लेना है, क्योंकि हा हमारा यहां आ चुका है। तो यहां पर हमें केवल और केवल क्या लेना है? तीनों सा, तीनों सा। वैसे तो ये उस व्यंजन है, सा 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 और हा, लेकिन आपने देखा कि जो हा है वो घोष में आ गया था, इसलिए अघोष में हमें तीनों सा लेना है। तो अघोष में कौन कौन से वर्ण आने? तो अघोष में केवल 2 लाइन याद रखनी है कि अघोष वर्ण में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और तीनों सा आते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा घोष और अघोष वर्ण के बारे में हुआ। ठीक, तो अल्पप्राण, महाप्राण हुए और घोष और अघोष हुए। ठीक है, चलिए इसके बाद वर्णमाला में दूसरी चीज आती है प्रयत्न। दूसरा टॉपिक है प्रयत्न। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी 2 चीजों के बारे में जाना, एक स्वर तंत्री के आधार पर वर्णों के प्रकार बारे में जाना, और एक हमने जाना वायु प्रक्षेप की दृष्टि से वर्ण के प्रकार। वायु प्रक्षेप की दृष्टि से वर्ण के 2 प्रकार कौन कौन से? अल्पप्राण और महाप्राण। ठीक है, और इसके बाद स्वर तंत्री के आधार पर वर्ण के 2 प्रकार जाने, घोष और अघोष। ये थोड़ा सा और देख लेते हैं प्रयत्न, ये नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, प्रयत्न क्या होता है? तो प्रयत्न माने, अगर साधारण शब्दों में बोला जाए तो प्रयत्न माने होता है प्रयास। अब इस प्रयत्न की परिभाषा क्या है, हिंदी में प्रयत्न क्या है? तो समझिए, हिंदी वर्णमाला में वर्णों के उच्चारण करने में, हिंदी वर्णमाला में वर्णों का जो उच्चारण करने में जो प्रयत्न किया जाता है, वर्णों के उच्चारण करने में जो प्रयत्न किया जाता है या जो प्रयास किया जाता है, उसे व्याकरण की भाषा में, किसकी भाषा में? व्याकरण की भाषा में प्रयत्न कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, प्रयत्न क्या है? कि वर्णों के उच्चारण में, किसके उच्चारण में? वर्णों के उच्चारण में, वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्री और इसके बाद आपका दंत, तालु, मूर्धा, ओष्ठ इत्यादि के द्वारा जो प्रयास किया जाता है, वो प्रयास किया जाता है, उसे व्याकरण की भाषा में क्या कहा गया? प्रयत्न कहा गया। ये प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? तो ये प्रयत्न 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। तो टीईटी 2016, यूपीटेट 2016 के जूनियर के पेपर में पूछा गया था कि प्रयत्न कितने प्रकार के हैं? तो प्रयत्न 2 प्रकार के हैं। एक होता है आभ्यंतर प्रयत्न, एक होता है आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। कौन सा प्रयत्न? बाह्य प्रयत्न। क्लियर? तो यहां क्वेश्चन क्या आया था यूपीटेट 2016 में? यूपीटेट 2016 में की पेपर में आया था आभ्यंतर प्रयत्न, संस्कृत में आया था, और ये क्वेश्चन है हिंदी में, लेकिन आया किसमें? संस्कृत में। तो हिंदी संस्कृत का सिलेबस अलग नहीं है, सेम ही है। तो पूछा गया कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? तो आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। और बाह्य प्रयत्न होते हैं 11 प्रकार के। बात समझ में आ रही है? तो इससे आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपने इतना जाना कि प्रयत्न किसे कहते हैं। तो प्रयत्न किसे कहते हैं?
हिंदी वर्णमाला में वर्णों के उच्चारण करने में कंठ, तालु, दंत, मूर्धा, ओष्ठ इत्यादि के द्वारा जो प्रयास करना पड़ता है उसे व्याकरण की भाषा में प्रयत्न कहा गया। और प्रयत्न हमारे दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं, और बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार की। तो आभ्यंतर प्रयत्न की संख्या पूछी गई थी यूपी टेट 2016 में, आभ्यंतर प्रयत्न की संख्या पूछी गई थी, कितना है? 5 प्रकार है। ठीक, कौन कौन से हैं तो उनके नाम भी देख सकते हैं। 5 प्रकार जो हैं वो हैं स्पृष्ट, दूसरा है आपका ईसत स्पृष्ट, स्पृष्ट ईसत स्पृष्ट, तीसरा है आपका विव्रत, ठीक है, चौथा है संवृत, और 5वां है ईसत विव्रत। ठीक है, ईशत विव्रत, इस तरीके से। तो ये कितने प्रकार है? 5 प्रकार। इनके नाम नहीं पूछे गए अभी तक, लेकिन नाम पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या जाना? अल्पप्राण के अंतर्गत वायु प्रक्षेप की दृष्टि से वर्ण के प्रकार, अल्पप्राण, महाप्राण, इसके बाद स्वर तंत्री के आधार पर वर्ण के प्रकार, घोष और अघोष। इसके बाद हम लोगों ने प्रयत्न जाना कि प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। क्लियर? तो ये छोटा सा टॉपिक था, धीरे धीरे वर्णमाला बढ़ती जाएगी। वर्णमाला में हम आप लोगों ने स्वर, व्यंजन, वर्णों के प्रकार और वायु प्रक्षेप की दृष्टि से स्वर तंत्री के आधार पर और प्रयत्न जाना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्णों के प्रकार देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।